पहले मेरे को मारा, फिर मेरे हाथों उस ग्राहक को मरवाया। ओहो, क्या बात है बाबू, बैंक वैंक लूट कर आए हो क्या? हाँ। अरे तो फिर तो बोनस वोनस बनता है ना, इतने टाइम से लुटा रही है तेरे पे। 5,000 तो निकाल उस बंडल से। 2,000 भी तेरे औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा। औकात की बात करता है? औकात? अब तो मैं 5,000 ही लेगी। देख, छोड़। क्या करेगी तू? छोड़। साली साली। आसमान में बादल नहीं छाते साहब, मेरे सामने नोटों के बादल छाते थे। उसके पास इतना सारा पैसा था साहब, और ऊपर से ऐसी बात। मैं उसको कैसे छोड़ देती साहब? ये क्या संभाल अपने को। देख, तुझे तेरी आई की मदद करनी है, समझ लगा है? ये खून साफ करना है, समझ ला ना? आईची मदद करायची। योगेश घर आया उस दिन, उसे कुछ मालूम नहीं था। फिर रात को पुरुषोत्तम आया, वो लोग लाश को जंगल में ले गए। योगेश तब सो रहा था। बहुत पछतावा होता है साहब, धन घिन सब आती है, लेकिन समझ नहीं आता साहब कि वो नोटों को देख के क्या धुन सवार हो जाती है। सर, ये था वो आदमी जिसको इन्होंने मार डाला। तो नीलेश पाठक है, सचिन का बाबा? हाँ सर, जगदीश को याद था ये चेहरा। ये था ना वो? सचिन, तुम्हारे बाबा नीलेश पाठक अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उनके साथ? कत्ल हुआ था उनका। कत्ल? क्यों? किसने किया? क्यों किया? तुम्हारे बाबा एक कोठे पर जाते थे, शंकर बड़े। कोठा? हाँ, माया भाटे नाम है उसका। उसने और उसके साथीदार ने तुम्हारे बाबा का मर्डर कर दिया था। सचिन का पिता नीलेश पाठक 21 जून 2009 को अपने साथ एक 1.5 लाख की कलेक्शन कर अपने घर लौटने से पहले माया के घर गया था। नीलेश को उस दिन कोई अंदाजा नहीं था कि वो फिर अपने घर कभी नहीं लौटेगा। जुलाई 2009। हाँ, इस केस फाइल के हिसाब से 2 जुलाई 2009 को यहाँ कातरज के जंगल में एक लाश मिली थी। उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3 साल पहले रिटायर्ड हुए। इस नीलेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, बस इसके खिलाफ पैसे लेकर फरार होने की शिकायत की गई थी। बाबा चोर नहीं थे, उनका मर्डर हुआ था उसी रात। कैसे? एक युवक की 9 साल की तलाश अपने पिता के लिए एक दर्द भरी असलियत के खुलासे से खत्म हुई। पुलिस का इंट्यूशन कहिए, अंदेशा कहिए, लेकिन उस पूजा घर को लेकर संदेह की वजह से पुलिस सचिन के पिता नीलेश पाठक की हकीकत जान पाई, और वो भी पूरे 9 साल के बाद। लेकिन इत्तेफाक और आभास का यह सिलसिला अभी खत्म होने से काफी दूर था। गड़े मुर्दे और भी थे। नीलेश के मर्डर के वक्त जगदीश नाबालिग था, पर जुर्म में तो शामिल था। नीलेश का हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, उसकी एज के साथ रिपोर्ट फाइल करनी होगी।
कोर्ट को डिसाइड करने दो। और सर वो कमरा? हाँ, वो कमरा। सर अभी भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है जिसका पता लगाना है। ये पुरुषोत्तम पूरी बात नहीं बोल रहा है। और तुम लोगों को तो वहां कोई लाश नहीं मिली। लेकिन सर माया को जो इतना डर लगा रहता है, क्या वो डर सिर्फ एक अजनबी को लेकर या सिर्फ एक ग्राहक को लेकर हो सकता है? प्रशांत भाटे, उसका पति जो कभी घर लौटा ही नहीं। मुझे मेरे भाई जगदीश से मिलना है। तू था कहाँ इतने दिन? तेरा फोन भी बंद था। है कहाँ वो? आई ने किसी को मार डाला था। आपको इतने साल से मालूम था? मेरे सामने ही हुआ था योगेश। अब ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहाँ है। दादा, अरे अब तो सच बोल दो। 12 साल हो गए, 12 साल। दादा, दादा! इत्तेफाक से हुए माया के घर पर उस एक छापे ने कई अधूरी कहानियों की कड़ियां सामने लाकर रख दी थी। वो कड़ियां जो तलवार बनकर 2 युवकों की जिंदगियों पर लटकती रही। आखिरकार योगेश का बड़ा भाई जगदीश टूटा। वो उस राज को अपने अंदर और नहीं रख पाया जिसने सालों से उसे और उसके ज़मीर को बंदी बना रखा था। सर, जगदीश भाटे कुछ कहना चाहता है, कुछ और भी बात है। नीलेश पाठक के अलावा मेरी आई ने किसी और का भी कत्ल किया था सर। तुम्हारे पिता का? माया, तुम्हारे बेटे जगदीश ने सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा है साहब। साहब, क्या सच बोलने से, कबूल करने से दर्द कम होता है क्या? हो सकता है, लेकिन जुर्म कम नहीं होता। तो सच यही है साहब कि जगदीश और योगेश का बाप मेरा पति प्रशांत उस रात घर छोड़कर चला गया था। मेरे को नहीं मालूम था कि वो वापस आ जाएगा। तो कौन होती मेरे पूछने वाली? तेरे क्या लगा मैं क्या कभी लौट के नहीं आया क्या? तेरा हाथ भी लोग जो साला दिन में आता था अभी रात को भी आने लगा क्या इधर? कभी कदम भी नहीं रखा। जब भी वहां देखती थी तो वो खड़ा दिखता था, घूरता हुआ। मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मेरे को इसका जवाब कभी नहीं मिला सर। पहले अपने पति को, फिर उसकी राख को। साहब, उन दोनों की आत्मा से ज्यादा ना मेरे को अपने आप से डर लगता है। क्या मैं किसी और को भी मार देगी क्या? मेरे जीते जी ना ये डर जाने वाला नहीं है साहब, ये मेरे को मालूम पड़ गया। योगेश, स्केलेटन के सैंपल से जो डीएनए लिया गया वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई जगदीश के डीएनए से मैच हो गया है। वो कंकाल तुम्हारे पिता प्रशांत भाटे का ही है। मुझे मालूम था सर, मेरे बाबा मुझे कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे।
जगदीश पर लगे चार्जेस में इस बात का ध्यान रखा गया था कि दोनों मर्डर्स के वक्त वो नाबालिग था। विनोद जोशी और माया भाटे पर आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया है। 2006 में प्रशांत भाटे के कत्ल के लिए और 2009 में नीलेश पाठक के कत्ल के लिए। साथ ही दोनों पर आईपीसी की धारा 201 भी लागू की गई है, सबूतों को मिटाने के जुर्म। एक कत्ल 12 साल पहले हुआ और दूसरा कत्ल 9 साल पहले, और दोनों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। 9 साल पहले अगर नीलेश पाठक पैसों के कलेक्शन के बाद माया के कोठे पर ना गया होता तो क्या होता? 12 साल पहले अगर माया का पति प्रशांत उस रात घर ना लौटा होता तो क्या होता? आने वाला खतरा अदृश्य होता है, लेकिन जब कोई जुर्म के साए में डेरा डाले तो वो खतरे के साए से दूर कैसे रह सकता है भला? माया ने अपने ही हाथों अपने जमीर की सुई तोड़ी थी। अपने ही पति प्रशांत को मारकर उसे अपने ही आंगन में गाड़ने में माया को कुछ गलत नहीं लगा। उसी तरह उसने नीलेश पाठक को पैसों के लिए मारकर उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगाया। पर माया ने अपनी पूरी जिंदगी डर और अफसोस की गिरफ्त में बसर की। ये एक दस्तूर है कि जुर्म मुजरिम का सुख चैन छीन लेता है और मुजरिम से जुड़े लोगों का जीना दुश्वार कर देता है। सोचें, समझें और सतर्क रहें कि लालच और स्वार्थ जीवन धारा पर हावी ना हो जाए। जैसे ही उमड़ती लालसा का एहसास हो, सतर्क होकर पीछे हो जाएं। जुर्म के लपेटे में ना आए, उस लालसा की आग में खुद को ना जलाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।